सबसे पहले आपको बता दें कि एसोसिएट प्लेयर ऑफ द मंथ के जो नॉमिनीज हैं हमारे चारों, वो हमने रिवील कर दिए हैं। आप कम्युनिटी टैब जाकर चेक जरूर करिए और वहां पर हमने पोल भी लगा दिया है। उस पोल पे अपना वोट जरूर डालिए कि आपको क्या लगता है कि इन चारों में से एसोसिएट प्लेयर ऑफ द मंथ कौन होने चाहिए। आपको वापस से बता दें, और आपको और डाउट हो कि आखिर चारों प्लेयर ने क्या क्या किया है, तो आप कम्युनिटी में चेक कर सकते हैं। पोल के ठीक नीचे वाला पोस्ट जो है उसमें हमने डिटेल में बताया कि आखिर कौन से प्लेयर ने इस मंथ में क्या किया है। 4 नॉमिनीज है और याद रखिएगा प्लेयर ऑफ द मंथ है, उसके हिसाब से आपको अपना वोट जरूर देना है। तो आपके वोट के हिसाब से और डेलीकेट अपने हिसाब से कहीं ना कहीं 30 तारीख को बताएंगे एट द एंड कि आखिर हमारे एसोसिएट प्लेयर ऑफ द मंथ डेलीकेट की तरफ से कौन होने वाले हैं। अब इस वीडियो पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 जो राउंड 18 है वो शुरू होने वाला है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास इसलिए भी हो जाता है ये राउंड, क्योंकि इस राउंड पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 टीमें जा रही हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 है ये अपने मंजिल की तरफ पहुंच रहा है, अपने लास्ट पड़ाव की तरफ पहुंच रहा है। 2-3 महीने, तीन करीब महीने यहाँ पर बचे हुए हैं। तो उस हिसाब से यूएई और यूएसए वो समझ लीजिए कि वो दोनों भी इस राउंड पे खेल रही हैं, वो इंटरेक्टली खेल रही है, क्योंकि उनकी सीधी नजर जो है वो नेपाल और नामीबिया ऐसी टीमों के खिलाफ रहने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंपैरिजन की, सबसे पहले आपने सोचा कि चलिए बॉलर्स की बात कर ली जाए कि बॉलर्स तीनों के पास किस तरीके के हैं, कितने इफेक्टिव हैं, क्या उनका हाल रहा है जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं, और कितने क्रूशियल मोमेंट्स वो विकेट लेने में दमखम रहते हैं, फर्स्ट फेस में उनकी बॉलिंग कैसी रहती है। एक कंपैरिजन हो जाए अगर तीनों टीमों के बॉलर्स के बीच तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि तीनों टीमों की स्क्वाड आ चुकी है तो बॉलर्स पिक करना आसान हो जाएगा। एंड सबसे पहले मैं होस्टिंग टीम के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। नामीबिया की अगर मैं बात करूं तो उनके पास जो भी बॉलर्स है, याद रखिएगा यहाँ पर बॉलर्स से हमारा मतलब है एक तो स्पेसिफिक बॉलर्स प्लस जो बॉलिंग ऑलराउंडर है, नॉट बैटिंग ऑलराउंडर, जो बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर टीम के साथ जुड़े हुए हैं वो और बॉलर उनको एक साथ जोड़कर नामीबिया की जो बॉलिंग अटैक है वो किस तरीके की आपको लग रही है, क्या बेस कवर्स है और उनके विकेट्स और उनके पास बैंक में है क्या आखिर टैलेंट। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बात करें कि आखिर नामीबिया के पास कितनी ज्यादा वर्सेटैलिटी है, कितनी ज्यादा उनके पास ऑप्शंस हो जाते हैं। सबसे पहले अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर आपके उनके पास एक लंबी फौज है एक ऑप्शंस की, क्योंकि ऑप्शंस होंगे तो बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा हेडेक भी होगा, लेकिन बहुत टीम के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज ये नहीं चलेंगे तो शायद ये चल सकते हैं, ये चल सकते हैं, ऐसी उम्मीद रहती है आपके पास। तो यहाँ पर नामीबिया के पास सबसे पहले तो वर्सेटैलिटी काफ़ी है, ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। जे स्मिथ का ऑप्शन है, फ्राइलिंग का ऑप्शन यहाँ आ जाता है, बेन शिकोंगो, आपके बर्नार्ड स्कॉट्स यहाँ आ जाते हैं, बिल्कुल यान फ्राइलिंग यहाँ पर आ जाते हैं, रूबेन ट्रम्पलमैन यहाँ आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ऑप्शंस कितने सारे हैं ये देखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पिकिया फ्रांस भी यहाँ मौजूद है, तो यहाँ कुल मिलाकर 6-7 तकरीबन ऑप्शन बन जाते हैं यहाँ पर नामीबिया के लिए। और फिर अगले में हम जरूर जाएंगे, पर पहला जो बॉक्स जो टिक है नामीबिया का वो है ऑप्शंस का, कि कितने ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है कि भैया ये काम नहीं कर रहा है तो ये काम कर जाएगा, ये बॉलर आकर शायद विकेट ले जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ नामीबिया के लिए जल्दी से ये आ जाती है कि किस बॉलिंग में, यानी कि उनके पास कितनी ज़्यादा हैंड्स हैं, कौन कौन से बॉलर हैं, ये चीज़ भी बड़ी दिलचस्प हो जाती है। एक चीज़ ऑफ स्पिनर भी है नामीबिया के पास, जैसे कि आपके पिकिया फ्रांस ऑफ स्पिनर है, यहाँ पर राइट आर्म पेसर भी है, आपके बेन शिकोंगो राइट आर्म पेसर है, और मोस्ट यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आ जाती है लेफ्ट आर्म बॉलर्स। बिल्कुल, और ये इस बार कहीं ना कहीं नामीबिया के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जो अगर मैं बात करूं जो ओपोनेंट उनके सामने है नेपाल के बैट्समैन हैं वो कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रगल कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म पेसर जो लगातार कम से कम 30 ओवर लेफ्ट आर्म पेसर्स रहने वाले हैं, उसमें डेफिनेटली नेपाल के प्लेयर्स को वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल में डाल जरूर सकते हैं, अपनी शॉर्ट बॉल से, अपने अलग अलग वेरिएशन से, अपनी बाउंस से, जो कि नामीबियन पिचेस पे अमूमन मिलता जरूर है। उसके बाद स्कॉटलैंड के बैट्समैन को भी कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत प्रेशर ला सकते हैं, क्योंकि वहां पर कैलम मैकग्लेड जैसे एक्सपीरियंस बीच में है नहीं, अब मौजूद नहीं है। तो रिजी बैरिंगटन, जॉर्ज मनसे और काइल कॉट्जर, इन तीनों के अलावा जो बैट्समैन होंगे वो डेफिनेटली नामीबिया के इन पेसर्स के सामने, लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने स्ट्रगल करते हुए नजर हमें आ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा यूनिट यहाँ पर नामीबिया की बॉलिंग अटैक के पास है, खास करके जो उसका पेसर्स है वो काफी शानदार है। अब एक चीज आ जाती है एंड की इस पूरी बॉलिंग यूनिट में अगर हम देखें तो उनके पास विकेट्स कितने हैं अब तक, अगर ओवरऑल ओडीआई इंटरनेशनल बात करें, प्लस नामीबियन ग्राउंड्स में जहां पर मैच होने वहां पर कितने विकेट्स हैं। जरूर, और यहाँ पर 124 मैचेस इन सब ने मिलकर खेले हैं, जितने बॉलर्स ने अपने नाम लिया आपके सामने नामीबिया के, उन्होंने 161 विकेट निकाले हैं।
तो ये बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है इन प्लेयर्स का। यहाँ पर 161 विकेट इन्होंने मिलकर निकाले। और इस ग्राउंड पर देखा जाए तो यहाँ पर 35 मैचेस खेले हैं नामीबिया के बॉलर्स ने या इस ग्राउंड में अपने वाइंड हॉक में, और 37 विकेट यहाँ पर निकाले हैं इन सब ने मिलकर। एंड 57, माफ कीजिएगा 57 विकेट, यानी कि आप सोच कर देखिए कितने ज्यादा हो जाते हैं ये। और खासकर जो इनके पास सबसे बड़ी बात है कि इनके बॉलर्स यूनिट में साथ में एक साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज जरूर है कि अगर कोई स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है तो वो बता सकता है जाकर कि इस वक्त इस फेस में आप कैसे कराओ, क्या कराओ, कहाँ फील्डिंग लो, ये बॉलर की कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ जरूरत पड़ेगी हमें। ये नामीबियन बॉलर्स अच्छी तरह जानते हैं कि हम फेस बाय फेस किस फेस में हम बेटर हैं। जबरदस्ती तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि अगर विकेट नहीं मिल रहा है तो भैया हम शायद अभी इस वक्त अच्छे नहीं है, बाद में आकर किसी फेस में आकर अच्छे हो सकते हैं, ये उन्हें मालूम। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नामीबिया की ये बॉलिंग स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है, तो अच्छी खासी बॉलिंग नजर आ रही है। अगर हम देखें यहाँ पर तो नामीबिया की बॉलिंग अटैक को अगर देखें तो 10 आउट ऑफ अगर आप यहाँ पर 8.5 करीब देख गलत नहीं होगा। अच्छी खासी बॉलिंग उनकी अटैक है। और पेसर्स, मैंने पहले कहा था कि पेसर्स नामीबिया में बहुत इफेक्टिव रहते हैं। अब तक इस ग्राउंड पर 88 विकेट पेसर्स ले चुके हैं और 48 विकेट स्पिनर्स ले चुके हैं, यानी बहुत बड़ा अंतर है, यानी कि 5-10 विकेट का है, 40 विकेट का अंतर है। तो पेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे नामीबिया के वाइंड ऑफ क्रिकेट ग्राउंड में। तो 10 में से 8.5 नामीबिया को यहाँ देना चाहेंगे हम कंपैरिजन में। अब यहाँ चलते हैं नेपाल क्रिकेट टीम की तरफ, जो विजिटिंग टीम है, बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए ये मैचेस होने वाले हैं। नामीबिया सबके लिए अपने अपने इंपॉर्टेंस है, लेकिन नामीबिया स्कॉटलैंड से ज्यादा इंपॉर्टेंस नेपाल के लिए ये मैचेस हो जाएंगे, क्योंकि नेपाल का जो ये साल रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में बहुत ही ज्यादा खराब रहा है मुकाबले नामीबिया और स्कॉटलैंड के। ये यहाँ पूरी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो यार बॉलर्स कौन कौन से टीम लेकर आई है अपने साथ में, जो बॉलर्स प्लस बॉलिंग ऑलराउंडर साथ में जुड़े हुए हैं। जरूर देखिए, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो सोमपाल कामी यहाँ है, करण केसी, गुलशन झा, ललित राजबंशी यहाँ पर आए हुए हैं, सागर ढक्कल आए हैं और नंदन यादव जिनको न्यूली इंक्लूडेड किया गया है इन स्क्वाड में। लेकिन अब सबसे बड़ी यहाँ पर एक सब पॉजिटिव भी है और थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा नहीं काफी ज्यादा यहाँ पर सोचने वाली बात भी है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेयर आए हैं जैसे आपके गुलशन झा हो गए, ललित राजबंशी हो गए 12, और यहाँ पर सागर ढक्कल ने 4 मैच खेले यानी कि 16। इन तीनों प्लेयरों का जो एक्सपीरियंस बन जाता है वो सिर्फ 16 मैचेस का है, ओडीआई इंटरनेशनल। बिल्कुल, तो 16 मैचेस का है। और यहाँ पर अगर आप सामने वाली टीम पर नजर डालेंगे जिनके बारे में हमने बात की, नामीबिया की, तो वहां पर जो उनके स्पिनर्स हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ इनसे ज्यादा है। ये बहुत इफेक्टिव होगा, ये बहुत इफेक्टिव होता है क्रिकेट में कि भाई आपके पास कुछ एक्सपीरियंस बॉलर कितने हैं, आप कितने ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर आप लेके जा रहे हैं, आपकी टीम में कितने एक्सपीरियंस की फौज है। तो यहाँ पर ये टीम जरूर लैक कर रही है एक चीज, जो सिर्फ 2 बॉलर हैं ऐसे जो यहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, बहुत मात्रा रखते हैं किसी भी फेस में विकेट लेने का। और हाल फिलहाल में तो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी एक बॉलर शुरुआत में विकेट लेने में, करण केसी की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर इन 2 बॉलर्स ने, सोमपाल कामी और करण केसी ने 91 विकेट्स निकाले हैं अपने 101 विकेट में से। जो ये स्क्वाड है इसने 101 विकेट लिए हैं, आपको बता दें। इस ये जो बॉलिंग है पूरी जो हमने नाम गिनाए अभी 5-6 जनों के, इन्होंने 101 विकेट निकाले हैं ओडीआई में, जिसमें 91 इन दोनों के ही हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा लैक है वो तीसरा ऑप्शन, चाहे आप पेसर का कहें चाहे आप कोई भी कह लें। और ऊपर से यहाँ पर एक और दिक्कत कि आपने न्यूली इंक्लूजन कर दिया है उस टूर में जहां वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 है, जहां पर हमें अपना सब कुछ बचाना है। बिल्कुल, और उन टीम्स के सामने जहां पर वर्ल्ड क्रिकेट लीग की टॉप 2 टीम्स कहीं ना कहीं आपके सामने होने वाली है, तो डेफिनेटली वो एक जो स्ट्रेंथ है जो थर्ड ऑप्शन का, वो कहीं ना कहीं टीम मिस जरूर करी। आप शायद ये कह सकते हैं बहुत ऑलराउंड ऑप्शन है, ये आके विकेट ले लेंगे, वो आके विकेट ले लेंगे, वो सब पार्ट टाइम की बातें होती हैं, सेकेंडरी ऑप्शन है। इसका मतलब है कि आपकी जो प्योर प्रॉपर बॉलिंग अटैक है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी जरूर नजर आती है। तो सोमपाल करण पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि वो अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाए। जैसे हमने पहले ही बताया, इस ग्राउंड पर 88 विकेट पेसर्स ने निकाले हैं और 48 विकेट स्पिनर्स। आप डिफरेंस को भी तो देखिए, इस गैप को 5-10 विकेट का गैप नहीं है, 40 विकेटों का गैप है। डेफिनेटली पेसर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं और अर्ली फेस में भी और डेथ फेस में भी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा नेपाल के लिए कि वो सोमपाल और करण का हर हाल में चलना और फर्स्ट फेस में चलना। अगर वो सेकंड फेज थर्ड फेज चलते तब शायद देर बहुत हो जाए। देर से मेरा मतलब है कि 230 250 तक टोटल सामने वाले बोर्ड लगा दे। तो सोमपाल करण को हर
फिलहाल में इफेक्टिव होना, क्योंकि उनका जितना एक्सपीरियंस है, अगर वो अपने एक्सपीरियंस का 60-70% भी यूज कर पाए इस टूर पे, इस फर्स्ट फेज में, तो डेफिनेटली सामने वाली टीम चाहे नाइविया क्यों ना हो या फिर स्कॉटलैंड क्यों ना हो, स्ट्रगल जरूर करती हुई नजर आएगी। लेकिन जो मिड फेज होगा उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली, क्योंकि संदीप लामिछाने इस टूर में यहाँ पर है नहीं, जो कि बहुत बेहतरीन यूटिलाइज होते हैं। 30 ओवर तो आप समझिए ऐसे ही निकल जाते, सोमपाल करण संदीप के और ब्रेकथ्रू नहीं मिलता, संदीप आके दिला सकते थे, लेकिन अब जो चले गए आप कुछ और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर देखना होगा कि ये प्लेयर्स किस तरह से स्टेप अप कर सकते हैं, लेकिन बहुत मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सामने जो टीम है, बार बार हम कहेंगे अपनी टीम पर भरोसा होना बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपने प्लेयर्स अपनी टीम पे भरोसा है। लेकिन उसी में ये एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि आपको सामने वाली टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, नजर नहीं करना कि नहीं ये संभाल लेंगे, ये हो जाएगा, ये नहीं, थोड़ी सच्चाई भी अपने सामने रखें, उससे भी रूबरू रहे तो बेहतर होता है, तो आपको परफॉर्मेंस निकालने में आसानी होती है। एंड आउट ऑफ 10 अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सोमपाल करण पे बहुत डिपेंडेबल है टीम। कुछ यंग प्लेयर जरूर है, उन्होंने पीएम कप में, बाकियों में, नंदन यादव ने पीएम कप में हो या फिर बाकी वगैरह सबने अपने अपनी जगह पर अलग अलग परफॉर्मेंस जरूर किया है, लेकिन इस बॉलिंग यूनिट को नाइविया और स्कॉटलैंड के बैट्समैन के सामने आप देखते हैं तो क्या आपको लगता है आउट ऑफ 10 आप कितने पॉइंट्स देना चाहिए? जरूर ये स्ट्रगलिंग लाइनअप जरूर है यहाँ पर अभी बॉलिंग फेस, बिल्कुल बॉलिंग जो लाइनअप है वो स्ट्रगलिंग लाइनअप जरूर है। तो 10 में से आप कह सकते हैं कि 4-5 यहाँ पर बस इतना ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है वो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा किस तरीके से करण केसी भी यहाँ पर उस 10-15 ओवर का फायदा उठा पाते हैं या नहीं, तो फिर और ज्यादा प्रेशर बन जाएगा। अगर नहीं होता है तो हो जाता है तो थोड़े रिलैक्सिंग मोड पर नजर आएंगे जरूर आपके अदर बॉलर्स, उन पर थोड़ा कम प्रेशर बनेगा अगर सोमपाल करण अर्ली ब्रेक थ्रू जल्दी दिला पाए। बिल्कुल, तो याद रखिएगा यहाँ बॉलर्स डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्लियरली बॉलर्स, कौन पार्ट टाइम बॉलर है, कौन ऑलराउंडर है, कौन नहीं है, वो सब अलग की बात है। बैटिंग ऑलराउंडर कौन आके बॉलिंग करा रहा है, यहाँ पर बॉलिंग स्ट्रेंथ की आप बात करें तो 10 आउट ऑफ 5 यहाँ पर नजर आ रही है। वो भी 5 में से 4 पॉइंट जो है वो सोमपाल करण की वैसे ही है, क्योंकि बाकी अगर प्लेयर्स की हम तरफ देखें तो वो पहली बार आ रहे हैं, यहाँ पर देखना होगा किस तरह से परफॉर्म करते हैं। नेपाल खुद ही पहली बार यहाँ पर आ रहा है खेलने के लिए, ओडीआई मैच खेलने के लिए, लेकिन देखना है, लेकिन एक्सपीरियंस सोमपाल करण के पास है वो बहुत इफेक्टिव होगा और उनका उसको इस्तेमाल करना ही होगा अगर नेपाल को इस सीरीज में, इस राउंड में ज्यादा मैचेस जीतने हैं। अब लास्ट में स्कॉटलैंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्कॉटलैंड की बॉलिंग लाइनअप में कौन कौन से हथियार है उनके पास? नहीं, जरूर स्कॉटलैंड की बात करें तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन बॉलर्स हैं, खासकर मार्क वाट, साफियान शरीफ, हमजा ताहिर, क्रिस सोल भी एक बॉलर है जो कि बहुत इफेक्टिव रहे हैं, और क्रिस ग्रीव्स भी यहाँ पर आए हैं। ओडीआई में इतने ज़्यादा कहना होगा कि इतने ज़्यादा वो छाप छोड़ने में अभी तक तो थोड़े से बिल्कुल नहीं शाइनिंग नजर नहीं आई है बजाय T20 आई के। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत जरूर है कि यहाँ पेसर्स थोड़े से स्कॉटलैंड के स्ट्रगल जरूर करते हैं। यहाँ पर हमजा ताहिर और मार्क वाट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। आपने उनको देखा होगा, अमूमन हमजा ताहिर भी या मार्क वाट भी 10 ओवर के अंदर ओवर जरूर करते हैं। जी हाँ, ओवर जरूर करेंगे वो, लेकिन हमने देखा, चलिए आदत होती है कि शायद शुरुआत में लगा दिया, ये कर दिया, नहीं, रन्स भी लीक करते हैं पेसर्स स्कॉटलैंड की। इसको शुरू में रन्स जरूर लीक करते हैं, ये जरूर स्कॉटलैंड के पेसर्स को थोड़ा सा अपने आप को बकल अप करने की जरूरत होगी। यहाँ पर स्पिनर्स बहुत डेंजर होंगे यहाँ स्कॉटलैंड के, कहना होगा सबसे ज्यादा डेंजर जो किसी के स्पिनर होंगे तो वो इन्हीं के होंगे, मार्क वाट, हमजा ताहिर। ये दो जने बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं अपने आप में ही। और अगर ओवरऑल स्क्वाड की बात करें तो यहाँ पर 173 मैचेस खेले हैं इस बॉलिंग लाइनअप ने। क्रिस सोल हुए, एंड्रे नील हुए, क्रिस ग्रीव्स हुए, आपके हमजा ताहिर, शाफियान और मार्क वाट। 173 मैचेस खेले हैं जिसमें 234 विकेट इन्होंने निकाले। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है यहाँ पर इन प्लेयर्स का। पर दिक्कत थोड़ी सी यहाँ पेसर की आ जाती है कि पेसर्स अगर अपने आप का परफॉर्म ठीक करें, शुरुआत में अगर रन्स कम दे, थोड़ा प्रेशर बनाए, तो स्पिनर्स को इतनी जल्दी नहीं, उनका इस्तेमाल और धीरे धीरे हो सकता है। लेकिन बिल्कुल, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जो नामीबिया और नेपाल के जो ओपनर्स होंगे उनको डेफिनेटली स्कॉटलैंड के पेसर्स को फर्स्ट फेज में अटैक करना जरूरी होगा, क्योंकि वो स्ट्रगल करते हैं, लगातार वो स्ट्रगल करते हैं। तो ये मौका होगा कि नेपाल और नामीबिया के जो पेस ओपनिंग अटैक है वो किस तरह से इनके खिलाफ अटैक करते हैं, वो देखना होगा। क्योंकि थोड़ा सा अगर आप अटैक करेंगे तो ये पेसर जो है फर्स्ट फेज में बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। तो ओवरऑल ये यहाँ पर बॉलिंग यूनिट यहाँ पर कहती है। एंड स्कॉटलैंड के पास वेरिएशंस क्या क्या है और उसके बाद आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देना चाहेंगे? नहीं, जरूर देखिए, वेरिएशंस में तो यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं। आपके मार्क वाट और हमजा ताहिर सेम बॉलर हो जाते हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं वो दोनों। और यहाँ एंड्रे नील और साफियान शरीफ, क्रिस सोल, ये सब पेसर यहाँ पर बन जाते हैं। पर एक चीज जरूर है कि
जो मैं बार बार ये कहूंगा, जो इनके पास अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग एनवायरनमेंट में खेलने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़रूर है, बस वो यहाँ पर काम आएगा अगर आएगा तो, क्योंकि टफ टूर है, टफ ओपोनेंट्स है, और तो यहाँ पर ज़रूर। पर हाँ, एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए, नई जगह भी है न प्लेयर्स के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ना लगाएं। एक्सपीरियंस ज़रूर है तो उम्मीद है इतना वक्त नहीं लगाएंगे यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर करने में और इस कंडीशन से फैमिलियर होने। बिल्कुल, तो क्लियर कट है। एंड आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 बिल्कुल 7 आप 7 मान के चलिए, क्योंकि मार्क वार्ड, हमजा ताहिर और शाफियान, ये तीनों बहुत बेहतरीन बॉलर्स हैं, और इनके साथ जो बगल अप करते हुए नजर आएंगे, चिनअप करते हुए नजर आएंगे, वो क्रिस सोल। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये हाल है बॉलिंग स्ट्रेंथ और कंपैरिजन का जो हमने आपके सामने किया। ये सिंपल सीधी सी बात है कि सोमपाल कामी और करण केसी नेपाल के लिए अगर ये परफॉर्म करने में कामयाब रहे, फर्स्ट फेज में परफॉर्म करने में कामयाब रहे, तो डेफिनेटली आप नेपाल को इस सीरीज में डोमिनेट करता हुआ देखेंगे। चारों ही मैचेस अगर फर्स्ट फेज में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने में कामयाब रहे तो आप नेपाल को मैक्सिमम मैचेस अपने 4 में से जीतते हुए यहाँ पर देखेंगे। मतलब है विकेट, जी सॉरी, पर विकेट चाहिए, बिल्कुल क्लियर। जी हाँ, विकेट चाहिए, क्योंकि विकेट बचा के रखेंगे प्लेयर, उसके बाद मिड फेस में उसका इस्तेमाल करेंगे। आपको विकेट लेने हैं, सोमपाल करण ने कर दिया तो नेपाल इस सीरीज में डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। वहीं पर स्कॉटलैंड की बात करें, हमजा ताहिर और मार्क वार्ड अगर मिड फेस में अगर अपना परफॉर्मेंस दे पाए तो डेफिनेटली स्कॉटलैंड यहाँ पर मैक्सिमम मैचेस जीतने में कामयाब रहेगा। वहीं पर नामीबिया की अगर हम बात करें यार, तो वहां पर आपको कौन से 2 प्लेयर लगते हैं जो अगर चलते हैं पूरे अपने दमखम से तो डेफिनेटली मैक्सिमम मैचेस वो ले जाएंगे? ट्रम्पलमैन एंड बर्नर स्कॉट्स, ये डेंजरस है, इनसे यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को बचाने की जरूरत है, और ये यहाँ पर अपने आप को सामने वाली टीम को पूरी तरीके से ट्रबल में डालने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर ये काफी ज्यादा विकेट भी निकाल चुके हैं और एक्सपीरियंस भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए। अगर आपको हमारा बॉलिंग कंपैरिजन एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। हम हमेशा आपके सामने रियल और लॉजिकल पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सके, और अपनी राय भी अगर आप सहमत नहीं है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखिए, अलग रखिए। ये यही डेली क्रिकेट चैनल का हमेशा से एक आप कह रहे तो कहीं मोटो रहा है। अगर आप हमसे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और वापस से हम कहेंगे एसोसिएट प्लेयर ऑफ द मंथ के नॉमिनीज हमने रिवील कर दिए। एक बार कमेंट पे जाके अपना वोट जरूर से जरूर दीजिए, और आप वोट करने से पहले एक बार जान जरूर लीजिएगा कि किसने क्या कुछ किया है। वही कम्युनिटी में उसकी सारी डिटेल्स भी मौजूद है। बाय।